नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजर्स ऑनलाइन क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने कल 4-5 टॉपिक पढ़े थे इस पाठ के कि भारत में राष्ट्रवाद जो है उदय कैसे हुआ, उसका प्रमुख कारण क्या थे, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का विचार लेकर कैसे भारत आए थे और सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जिनमें प्रमुख रूप से हमने खिलाफत आंदोलन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये सब चीजें टोलेट एक्ट है, ये सब चीजें हमने पिछले वीडियो में पढ़ी। आज अपन देखेंगे इस वीडियो में कि असहयोग जो आंदोलन है उसकी शुरुआत कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई और किन किन लोगों ने, वर्गों ने असहयोग आंदोलन का जो है समर्थन दिया अपना, और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन अहिंसा चलाया, पूरे देश भर में कैसे फैला और वापस ले लिया गया था, वो क्यों ले लिया गया था, आज ये सब चीजें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखो, पहला हमारा रहेगा कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले विभिन्न वर्ग, यानी कि असहयोग आंदोलन में कौन कौन से वर्ग जो है भाग ले रहे थे और किन किन वर्गों ने असहयोग आंदोलन में अपना समर्थन दिया। तो देखो, पहला है अपना शहरी मध्य वर्ग, यानी कि शहर में प्रमुख रूप से एक वर्ग था जो उभर कर आ रहा था सामने असहयोग आंदोलन में, वो था मध्य वर्ग, जिसमें कौन कौन थे, शिक्षक है, वकील है और विद्यार्थी। इन लोगों ने सहयोग किया। अब मन में प्रश्न उठता है कि शिक्षक, वकील, विद्यार्थी, इन लोगों ने असहयोग आंदोलन में अपना जो भाग लिया, समर्थन दिया, वो कैसे दिया। तो शिक्षक जो है उन्होंने स्कूलों में पढ़ाना बंद कर दिया, सरकारी जो स्कूलें थी वो बंद करवा दी। विद्यार्थी है, उन्होंने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहां भी थे जाने से मना कर दिया। सरकारी जो भी सरकारी मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा संचालित जो भी कॉलेज थी, यूनिवर्सिटी थी, उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थी और पढ़ने वाले शिक्षक दोनों ने ही पढ़ने और पढ़ाने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। अब रही बात वकील। अब वकील लोग जो थे उन्होंने सहयोग कैसे किया। वकील जो लोग थे उन्होंने अदालत में मुकदमे लड़ने बंद कर दिए, अदालत जाना ही बंद कर दिया। ये इन सब ने इस प्रकार से असहयोग आंदोलन को अपना समर्थन दिया। अगला टॉपिक हमारा रहता है राजनीतिक दल, यानी कि भारत में जितने भी राजनीतिक दल थे सबने असहयोग आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया। लेकिन एक पार्टी थी भारत में अभी भी, मद्रास की जस्टिस पार्टी। कौन सी पार्टी? जस्टिस पार्टी। ये कहां की थी? मद्रास की पार्टी थी, गैर ब्राह्मण पार्टी। कौन सी थी? गैर ब्राह्मण पार्टी। इसलिए समर्थन नहीं। अब एक सीधा सा प्रश्न यहां से उठता है कि अगर भारत की सभी पार्टियों ने, राजनीतिक पार्टी जितनी भी थी, उन सब ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और उनका समर्थन दिया, तो फिर ये जो पार्टी है जस्टिस पार्टी, इसने भाग क्यों नहीं दिया? या गैर ब्राह्मण पार्टी, प्रश्न इस गैर ब्राह्मण नाम से उठता है कि ब्राह्मण है या फिर गैर ब्राह्मण। तो देखो, ब्राह्मणों को क्या कहा कि ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजों द्वारा जो अधिकार प्राप्त थे वो अधिकार गैर ब्राह्मण भी लेना चाहिए। असहयोग आंदोलन जिस समय शुरुआत हुआ, भारत में शुरू हुआ, उसी समय भारत में ब्रिटिश काउंसिल के क्या होने थे, चुनाव होने थे। ब्रिटिश काउंसिल के चुनाव होने थे और सभी पार्टियों ने चुनाव में भाग लेने से मना कर दिया, यानी कि चुनाव का बहिष्कार किया। लेकिन जस्टिस पार्टी मद्रास ने अब चुनाव का बहिष्कार करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया था? एग्जाम में भी प्रश्न उठ सकता है यहाँ से कि मद्रास की जस्टिस जो पार्टी थी उसने असहयोग आंदोलन में भाग लेने से मना क्यों कर दिया था, या फिर चुनाव का बहिष्कार करने से मना क्यों कर दिया। तो देखो कि जस्टिस पार्टी गैर ब्राह्मणों की पार्टी थी और ये लोग क्या चाहते थे कि ब्रिटिश काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो किनको प्राप्त थे, सिर्फ ब्राह्मणों को प्राप्त। इसी वजह से ये जो पार्टी थी, इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। अगला टॉपिक देखते हैं, व्यापारिक समूह। अब व्यापारिक समूह जो है उन्होंने असहयोग आंदोलन को समर्थन कैसे दिया, अपना भाग कैसे दिया? आर्थिक मोर्चे पर असहयोग। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग कैसे किया होगा? क्योंकि व्यापारी जो लोग थे, विदेशी सामान आता था, कपड़ा आता था, अनेक चीजें जो विदेशी भारत आती थी, उनको खरीदने से क्या कर दिया,
मना कर दिया और सिर्फ स्वदेशी को ही अपनाया। ओनली स्वदेशी को, यानी कि जो भारत में चीजें बन रही थी उन्हें ही अपनाना शुरू कर दिया। अब देखो इसके अंदर विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, आंदोलन किया गया कि विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। दूसरा था शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। एक शब्द आया इसमें पिकेटिंग, क्या शब्द आया? पिकेटिंग। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि ये पिकेटिंग क्या है? चलो, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, रट्टा मार लिया, कोई नहीं हट गया, लेकिन प्रश्न जरूर उठेगा कि पिकेटिंग है क्या? तो देखो, पिकेटिंग विद्रोह करने का या विरोध करने का एक ऐसा तरीका है जिसके अंतर्गत बैरिकेड लगा करके विद्रोह किया जाता है, रास्ता रोक दिया जाता है। यानी कि उदाहरण के तौर पर मानो कि बाजारों में जाने वाले जो भी रास्ते थे उन पर बैरिकेड लगा दिए गए और बाजार बंद करवा दिए गए। शराब की जो दुकानें थी उनकी तरफ जाने वाले रास्ते थे उन पर भी बैरिकेड लगा करके उन्हें बंद रखा गया। इसीलिए ये शब्द आया यहाँ पर कि शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। यानी कि शराब की दुकानों पर जो भी रास्ते जा रहे थे उन्हें बैरिकेड लगा करके रास्ते बंद कर दिए गए, जाने ही नहीं दिया गया। अगला देखो, विदेशी कपड़ों की होली जलाई। कोई भी आंदोलन ले लेना, असहयोग ले लेना, सविनय अवज्ञा ले लेना, भारत छोड़ो, तीनों आंदोलन ले लेना, एक पॉइंट जो है आपका कॉमन रहेगा, विदेशी कपड़ों की या विदेशी सामानों की होली जलाई गई। यानी कि विदेशी सामान जो भी है उनका बहिष्कार किया गया और यहाँ पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, अर्थात विदेशी कपड़ों को बहिष्कार कर दिया गया बड़े पैमाने पर। अब देखो 1920 में आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1921-20 के अंत में होती है और 1921-22 का जो साल है 21 और 22 में, उसमें ब्रिटिश सामान का जो व्यवसाय था, आयात था भारत में, उसकी जो कीमतें हैं वो कितनी थी? आधी रह गई, 120 करोड़ से गिरकर कितने पर आ गई? 57 करोड़ पर आ गई। यानी कि 120 करोड़ का आयात जहां भारत में होता था वो कितना रह गया था? मात्र 57 करोड़ रह गया था। इतना प्रभावी हो गया था असहयोग आंदोलन कि लोगों ने सरकार का सहयोग करना बंद कर दिया और सरकार से सहयोग लेना भी बंद कर दिया। असहयोग आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन था पूरे देश के लिए, लेकिन कुछ कारणों की वजह से और अहिंसात्मक की वजह से अपनी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। आगे देखो, भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन बढ़ा। सिंपल सी बात है, यदि अपन विदेशी कपड़ों की होलियां जलाएंगे, उनका बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी को अपनाएंगे तो स्वदेश हमारे देश में जो उत्पादन हो रहा है वो उत्पादन बढ़ेगा। तो इसमें भी भारत की जो कपड़ा मिलें थी उनमें उत्पादन बढ़ा और हथकरघे जो थे उनमें भी उत्पादन काफी बढ़ा, तेजी से वृद्धि होने लगी उत्पादन में। आगे अब मेन टॉपिक आता है कि शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा था। 1921 के अंत आते आते शहरों में जो आंदोलन है वो धीमा यानी कि कमजोर पड़ने लगा। उसके क्या कारण थे? ऐसा क्या हुआ था कि शहरों में आंदोलन कमजोर पड़ने लगा था? तो आइए देखते हैं उनके कुछ कारण। खादी कपड़ा मिलों में निर्मित कपड़े से महंगा था। यानी कि भारतीय जो खादी कपड़ा बनता था वो अंग्रेजों की मिलों में जो कपड़े बनते थे उससे कई ज्यादा महंगा था। इसलिए इतना महंगा कपड़ा था तो जो गरीब लोग थे जो अपना गुजारा चलाते थे, रोजी रोटी दो वक्त की रोटी कमा कर खाते थे, उनके लिए ये जो खादी का कपड़ा है ये खरीदना क्या था? महंगा था। महंगा क्यों था? क्योंकि अब एक प्रश्न आपके मन में आ रहा है कि तो एक साल में पिछले जो साल आंदोलन चला था 1921 में, तब तक इन्होंने क्या पहना होगा? जो कपड़े इन्होंने ब्रिटिश मिलों से खरीद रखे थे वो कपड़े चल रहे थे तब तक ठीक था, लेकिन जब वो कपड़े भी फट गए या पुराने हो गए तो खादी का कपड़ा खरीदना इनके लिए क्या था? मुश्किल था। इसीलिए पहला कारण था लोगों ने खादी का कपड़ा खरीदना बंद कर दिया और वापस मिलों से कपड़ा खरीदने। अगला है वैकल्पिक भारतीय संस्थानों का अभाव। यानी कि भारत में इतनी वैकल्पिक खुद की भारत की स्वदेशी संस्थाएं नहीं थी। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो विद्यार्थी है वो अपना आगे पढ़ाई जो है उसको सुचारू रूप से जारी
जारी रख सके। इसका क्योंकि जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी थी, कॉलेज थी, स्कूल थे, उनका तो उन्होंने बहिष्कार कर दिया, त्याग कर दिया, तो अब वो आगे जो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी कैसे रखे। इसलिए भारतीय जो संस्थानें थी बन रही थी, लेकिन इतना जल्दी इतने कम समय में बनवाना क्या था असंभव, तो लोगों ने फिर से जो ब्रिटिश संस्थानें थी उनमें जाना शुरू कर दिया। अब यहाँ तक हमने पढ़ा असहयोग जो आंदोलन था, उसके विभिन्न वर्ग थे भाग लेने वाले, और कैसे शहरों में आंदोलन धीमा पड़ गया, कमजोर पड़ गया, ये सब चीजें हमने यहाँ तक पढ़ी। अब इस आंदोलन से प्रेरित होकर के अनेक जगहों पर छोटे छोटे आंदोलन जो चले थे, उनके बारे में थोड़ा अध्ययन करते। अवध के किसान, यानी कि असहयोग आंदोलन के समय अवध में भी एक किसान आंदोलन चला था। वो आंदोलन क्यों चला था, उनका नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये सब अपन इसमें देखते हैं। सन्यासी बाबा रामचंद्र जो कौन, सन्यासी बाबा रामचंद्र, ये क्या कर रहे थे, इस अवध का जो किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व कर रहे थे। अवध के किसान आंदोलन जो था उसका नेतृत्व कर रहे थे बाबा सन्यासी रामचंद्र, और बाबा रामचंद्र जो है पीजी में गिरमिटिया मजदूर है। एक शब्द आया यहाँ पे गिरमिटिया, क्या शब्द आया, गिरमिटिया। अब गिरमिटिया, आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि गिरमिटिया क्या है, यानी कि जो गिरमिटिया मजदूर है वो क्या है, ये कौन से मजदूर होते हैं, तो इस प्रश्न को भी देखते हैं। गिरमिटिया मजदूर वो होते थे जिन्हें एक एग्रीमेंट साइन करवा करके 5 साल के लिए बाहर भेज दिया जाता था, दूसरे देशों में, जैसे अफ्रीका है, फिजी है, अनेक जो देश है, या बागानों में भेज दिया जाता था। इन्हें 5 साल के लिए भेज दिया जाता था, और 5 साल तक इन्हें वापस अपने घर भी नहीं आने दिया जाता था, और इनके साथ यहाँ पर अत्याचार भी होता था, बहुत कुछ अत्याचार है, गुलामी की जंजीर में इन्हें बांध करके रखा जाता था, सीधा सा कहे तो एक प्रकार की कैद में इन्हें रखा जाता। अब देखो, गिरमिटिया जो मजदूर है 5 साल के लिए बाहर जा रहे हैं काम के लिए, चलो ठीक है, लेकिन अत्याचार हो रहे थे वो भी ठीक है, लेकिन अगर कोई भागने की वहां से कोशिश करता था तो उसका जो उसे सजाएं दी जाती थी, यातनाएं दी जाती थी, और इतनी भयंकर भयंकर यातनाएं कि एक आदमी सोच भी नहीं सकता, और उसकी जो सजा थी, समय था, वो भी बढ़ा दिया जाता था। ये थे गिरमिटिया मजदूर। परिभाषा के तौर पर देखा जाए, ऐसे मजदूर जिन्हें एक एग्रीमेंट साइन करवा करके, एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करवा करके 5 साल के लिए बाहरी देशों में भी काम के लिए भेज दिया जाता था। अब जो सन्यासी बाबा रामचंद्र थे वो भी फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर रह चुके थे, जो अवध के किसान आंदोलन का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। अब देखो, अवध का किसान आंदोलन जो था शुरू क्यों हुआ था, क्या कारण थे, इसके कारण देखते हैं। तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ पहला क्या था कि तालुकदार जो थे और जमींदार थे, इनके खिलाफ आंदोलन था, क्योंकि जमींदार जो थे, पहली बार जमीनों पर किसानों का कोई कब्जा हक नहीं था, जमींदारों का कब्जा था। इसी कब्जे से परेशान किसानों ने जमींदारों और तालुकदारों के खिलाफ क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। अगला है किसानों को लगान और मनचाही करों से मुक्ति दिलानी। किसानों पर जो जमींदार तालुकदार थे वो मनचाही कर लगा देते थे, और लगान भी लगा देते, यानी कि वो लगान तो लेते ही थे, वो तो क्या था कि परमानेंट की लगान तो चलेगी, लेकिन जब उनका मन करा तब एक और कर थोप दिया किसानों को। इन करों से परेशान होकर के किसानों ने क्या कर दिया, अवध में एक आंदोलन कर दिया सन्यासी बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में, और जो सन्यासी बाबा रामचंद्र थे वो फिजी में गिरमिटिया मजदूर भी रह चुके थे। अब देखो आगे देखिए, अवध में किसान सभा की स्थापना की गई। अवध में किसान सभा की स्थापना कब की गई, जून 1920 में। अवध में प्रश्न एग्जाम में आ सकता है बोर्ड के वार्षिक में कि अवध किसान सभा की स्थापना कब और किसने की, या फिर अवध किसान सभा का गठन
कब किया गया? तो आपको जून 1920 जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र दोनों ने मिलकर के अवध किसान सभा का गठन किया था। कब किया था? जून 1920 में। किस किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने। अब देखो अवध का किसान आंदोलन भी हमने पढ़ लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। आंध्र प्रदेश में एक जनजाति विद्रोह छिड़ गया था 1920 के दशक में ही। आंध्र प्रदेश में जिस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी समय एक जनजाति विद्रोह जो है वो आंध्र प्रदेश में छिड़ गया था। वो विद्रोह अपन देखते हैं कि उस विद्रोह के क्या कारण रहे होंगे प्रमुख और क्या था विद्रोह। 1920 के दशक में गुड़ेल पहाड़ियों में गुरिल्ला आंदोलन। देखो 1920 में आंध्र प्रदेश में कहां पर? गुड़ेल पहाड़ियों में। आंध्र प्रदेश की कहां पर है? गुड़ेल पहाड़ियों में। कौन सी जनजाति? गुरिल्ला जनजाति द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश की गुड़ेल पहाड़ियों में गुरिल्ला जनजाति द्वारा यह आंदोलन क्या किया गया था? शुरू किया गया। अब यह आंदोलन शुरू क्यों हुआ था? जंगलों में प्रवेश पर ब्रिटिश पाबंदी। गुरिल्ला जो जनजाति थी वो तो जंगलों में ही रहती थी, उनके घर थे वो भी जंगलों में ही, बसेरा उनका जंगलों में। अब अगर जंगलों में ही ब्रिटिश सरकार ने पाबंदी लगा दी वो तो घर से बेघर हो गए। और इससे चलो ठीक है उन्होंने अपने घर कहीं दूर बनवाए हो जो भी हो, इतना गुस्सा था गुरिल्ला जनजाति के मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति गुस्सा था, लेकिन इस गुस्से को वो दबाए बैठे। गुस्सा बाहर कब आता है? जब रोजी रोटी के साथ परंपरागत अधिकार छीन लिए और उसके बाद मकान चले गए, उनके घर चले गए तो रोजी रोटी भी चली गई और परंपरागत जो अधिकार थे उनकी, जंगलों में रहते थे अपने घरों पर, परंपरागत संस्कृति थी, अपनी संस्कृति थी, अपने त्योहार थे, ये सब जो परंपरागत अधिकार थे ये भी इनसे छीन लिए। और आंदोलन तब शुरू हो गया जब सड़क निर्माण में बेगार को मजबूर किया गया। यानी कि गुरिल्ला जो मजदूर है, गुरिल्ला जनजाति, इनको क्या किया गया? ब्रिटिश सरकार जब जंगलों से सड़कें निकाल रही थी, सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा था, उसी में गुरिल्ला जनजाति के लोगों को, उस समय गुरिल्ला जनजाति के लोगों को क्या किया गया? बिना पैसे दिए, बिना पैसों के काम करवाया जाता था। तब ये आंदोलन क्या हो गया? ज्यादा बढ़ गया। और इस आंदोलन का नेतृत्व करता थे अल्लूरी सीताराम राजू। कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू। इस आंदोलन के नेतृत्व करता कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू को जो गुरिल्ला जनजाति थी, जंगल की जनजातियां थी, ईश्वर का अवतार मानती थी। अब एक प्रश्न मन में आ रहा हो कि अल्लूरी जो सीताराम राजू है, इसको जंगली जो जनजातियां थी वो ईश्वर का अवतार है क्यों मानती थी? ईश्वर का अवतार क्यों मानती थी? क्योंकि जो अल्लूरी सीताराम राजू है वो भौगोलिक जो गतियां हैं, ब्रह्मांड की गतियां हैं, इनको देख करके क्या बता, एक मैजिक था इनके अंदर, जादू वगैरह का, वो भी दिखाते थे और इनको भविष्यवाणी भी करते थे। भविष्यवाणी कैसे करते थे? जैसे भौगोलिक गतिविधियां हैं उनको, और जो ग्रहों की गतियां हैं इनको देखते हुए इनमें भविष्यवाणी करने की क्षमता थी, इसलिए लोग इनको क्या मानते थे? ईश्वर का अवतार मानते थे। और अस्वस्थ जो लोग होते थे, बीमार होते थे, उनको भी ये सही कर देते थे, ये भी इनमें क्षमता थी, इसलिए लोग इनको क्या मानते थे? ईश्वर का अवतार मानते थे। अब महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित हो गए कौन? अल्लूरी सीताराम राजू। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित हुए अल्लूरी सीताराम राजू, और इन्होंने इस आंदोलन से प्रेरित होकर के जंगल की जो जनजातियां थी उन्हें शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। यानी कि उनके बीच में एक ऐसी लहर फैलाई, महात्मा गांधी का गुणगान करते थे उनके आगे, और अहिंसा और शराब छोड़ने के लिए लोगों को क्या किया? प्रेरित किया। लेकिन इनका एक दावा था अपना कि आजादी जो है अहिंसा से नहीं बल प्रयोग से मिलेगी। इनका दावा क्या था?
कि अहिंसा से नहीं बल प्रयोग से मिलेगी। एग्जाम में इसके अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में प्रश्न हो सकता है, इसलिए आपको अलग से बताया है कि इनका दावा क्या था कि भारत को जो स्वतंत्रता मिलेगी वो स्वतंत्रता अहिंसा से नहीं मिलेगी, बल प्रयोग से मिलेगी। किससे मिलेगी? बल प्रयोग से मिलेगी। और लोगों को शराब छोड़ने के लिए, खादी पहनने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद 1924 में ब्रिटिश सरकार ने अल्लूरी सीताराम राजू को क्या दे दी थी? फांसी दे दी थी। अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी कब दी गई थी? 1924 में। इसके बाद जो ये आंध्र प्रदेश का जनजातीय विद्रोह था, गुरिल्ला आंदोलन था, ये चलता रहा और आगे 1924 में इसको फांसी देने के बाद ये आंदोलन लगभग कमजोर पड़ गया और समाप्त हो गया। अगला है आपका असम के बागानी मजदूर, यानी कि असम के बागानों में जो मजदूर थे उन्होंने भी ऐसे वो आंदोलन को देख से प्रेरित होकर के एक आंदोलन कर दिया था, विद्रोह कर दिया। एक एक्ट आया था, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। इस एक्ट के तहत क्या था कि जो बागानी मजदूर है वो ब्रिटिश सरकार की परमिशन के बिना या इजाजत के बिना बागानों से बाहर नहीं जा सकते। यानी कि बागानों की जो चारदीवारी उससे वो बाहर नहीं जा सकते। जब तक परमिशन नहीं मिलती तब तक वो उससे बाहर नहीं जा सकते। अब लोगों ने जब बागानी मजदूर थे उनके कानों में खबर पड़ी कि पूरे देश में ऐसा कोई आंदोलन चल रहा है, ऐसा योग आंदोलन, तो उन्होंने भी क्या कर दिया? अधिकारियों की अवहेलना शुरू कर दी। यहाँ पर एक शब्द है अवहेलना। कौन सा? अवहेलना। इस शब्द का अर्थ क्या है? यानी कि जो आज्ञा थी, उनके आदेश थे, उनको मानना जरूरी नहीं समझा या उनको मानने से इनकार कर दिया, इजाजत लिए वगैरह वो लोग वहां से भाग निकले। और उनको जो बागानी मजदूर थे वो भागे तो उनको एक विश्वास था कि अब गांधी आ जाएगा, गांव में उनकी जमीनें भी वापस मिल जाएगी और गांव में रहेंगे, आराम से खेती बाड़ी करेंगे और अपना गुजारा चलाएंगे। उनका विश्वास था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रेलवे स्टेशन पर अंग्रेजी सैनिकों ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उन्हें वापस ला करके बुरी तरह से पीटा गया कि आप जो है एक्ट का उल्लंघन क्यों कर रहे थे। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि बागानी जो मजदूर थे उनको बागानों में किस एक्ट के तहत लाया जाता था? तो क्या बताना है आपको? इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 या इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। अब अगला आता है आपके चोरी चोरा कांड। अब ये जो आंदोलन है वो समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। गोरखपुर जिले में, वर्तमान में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, वहां पर एक चोरी चोरा नाम का गांव था। उस गांव में 4 फरवरी 1922 को, कब? 4 फरवरी 1922 को, हालांकि ये डेट कई जगहों पर 5 फरवरी 1922 भी बताई जाती है। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चोरी चोरा गांव में आंदोलन की एक हिंसक भीड़ ने 23 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। कितने पुलिस कर्मियों को? 23 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। जब ये जो सूचना है वो महात्मा गांधी के पास पहुंची, महात्मा गांधी के कान में ये खबर लगी कि गोरखपुर के चोरी चोरा गांव में 23 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया है, तो महात्मा गांधी ने कहा कि मैंने ये आंदोलन अहिंसात्मक रूप से चलाने के लिए शुरू किया था। और यही कहते हुए महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। और 12 फरवरी 1922 को, कब? 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने अपना जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण महात्मा गांधी की कई जगहों पर निंदा की गई, बहुत जगह निंदा की गई, क्योंकि इस आंदोलन की जो लहर है देश में इतनी बुरी तरह फैल गई थी, इतना अच्छी तरह से चला था ये आंदोलन
कि देश का बच्चा बच्चा इस आंदोलन में भाग ले रहा था। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इनकी आयु उस समय क्या थी, छोटी थी, फिर भी आंदोलन में भाग लिया था इन्होंने और महात्मा गांधी की काफी आलोचना और निंदा भी की गई। इसके बाद एक और आता है गुजरात का सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? बारडोली सत्याग्रह। बारडोली जो सत्याग्रह है जून 1928 में किया गया था गुजरात में। बारडोली सत्याग्रह किसने किया था जून 1928 में गुजरात में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। कब हुआ था? जून 1928 में बारडोली सत्याग्रह गुजरात में किसानों के लिए किया गया था। लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों की जो लगान थी वो 6% से बढ़ाकर ज्यादा कर दी गई, इसलिए किसानों ने इसके विरोध में सत्याग्रह कर दिया था वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। तो ये सफल सत्याग्रह था और इस सफलता की खुशी में बारडोली गुजरात की महिलाओं ने जो ये आपके वल्लभ भाई पटेल है इनको सरदार की उपाधि दी थी। याद रखना, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने और कब दी थी? बारडोली ग्रह की सफलता के कारण गुजरात बारडोली की महिलाओं ने दी थी सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को। तो इसी के साथ आपका ये जो है असहयोग आंदोलन और एक इकाई आंदोलन के भीतर अलग अलग जो धाराएं थी वो समाप्त होती है। असहयोग आंदोलन असफल होने के पीछे कई और भी कारण थे, क्योंकि लोगों ने असहयोग आंदोलन को अपने अलग अलग जो हित थे उनके लिए ही स्वतंत्रता पाने के लिए समझा। यानी कि असहयोग आंदोलन के लिए लक्ष्य तो एक था स्वतंत्रता पाना। क्या पाना? स्वतंत्रता पाना। लेकिन असहयोग आंदोलन के नेतृत्व था कि स्वतंत्रता पानी है हमें, लक्ष्य था। लेकिन सब लोगों के लक्ष्य क्या थे? अलग अलग थे। स्वतंत्रता का जो अर्थ लोगों ने लगाया वो क्या लगा लिया था? अलग अलग लगा लिया था। इसी के ये भी एक ऐसे जो आंदोलन था सफल होने के पीछे प्रमुख कारण माना जाता है। लेकिन चोरी चौरा कांड को तो देखा जाता है और चोरी चौरा कांड का होना और महात्मा गांधी का अपना आंदोलन वापस लेना प्रमुख कारण बन गया है। अगर समझ में आपको आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।